Welcome back, guys. लास्ट सेशन में, लास्ट रिवीजन के सेशन में हमने यूनिट नंबर 1, 2 और 3 रिवाइज किया था हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का. So today we are continuing with this revision with the remaining 3 units, that is unit number 4 relating to performance, unit number 5 relating to breach of a contract and its remedies, and unit number 6 relating to contingent and quasi contracts. यही रिविजन जो है मैं चार्ट बुक में से करवा रही हूँ. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज कीप योर चार्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज. और जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैं वही चीज को रिपीट करना चाहती हूँ. प्लीज टेक अ पेन विथ यू so that along with my revision you are constantly marking in your chart book what you are not able to recollect, या अगर कुछ आपने सवाल का जवाब गलत दिया है, प्लीज मार्क इट देयर एंड देयर इटसेल्फ, सो दैट जब आप घर पे सेल्फ स्टडी के वक्त पढ़ाई कर रहे हो, यू नो एग्जैक्टली कौन से सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से सेक्शंस फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज करने हैं. सो कम ऑन एवरीवन टू योर चार्ट बुक. चार्ट नंबर इज 1.10, द 10th चार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कम ऑन. नो, इट्स 10th और 11th चार्ट. लास्ट सेशन में 10th तक हो चुका था. चैप्टर नंबर 4, परफॉर्मेंस of a contract, starts with chart number 11. Okay, performance. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो परफॉर्मेंस के 2 टाइप्स कौन से हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस में जिसको जो करना चाहिए था, क्या उसने कर दिया है? तो प्रॉमिसर ने भी अपना प्रॉमिस निभा लिया है, और प्रॉमिसी ने भी इन रिटर्न जो कंसिडरेशन देना था, क्या वो दे दिया है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बट प्रॉमिसी हैज नॉट एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस. उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, 2 things will happen. 1, the promisor will be discharged from his performance, and promisee cannot sue the promisor for non-performance. Attempted performance को कभी कभार हम लोग क्या कहते हैं? Tender performance. To tender means to try, to attempt. Okay, तो परफॉर्मेंस वापस से मैं कह रही हूँ 2 टाइप का होता है, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो भी आपने वादा किया था वो आपने परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे दिया है. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में प्रॉमिसर ने अटेम्प्ट किया है परफॉर्मेंस देने का, बट उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया गया है बाय द प्रॉमिसी. यस और नो गाइस? अच्छा, परफॉर्मेंस कौन देता है? सेक्शन नंबर 40 बात करता है Who is responsible to give the performance? सबसे पहली बात तो it is the promisor himself. Yes or no, guys? But in case of death, अगर promisor नहीं है तो उसका legal representative. But अगर यही contract is of a personal scale, हाँ, personal nature, जैसे ही promisor की death हो जाती है, क्या contract void हो जाता है? In certain cases, even a agent, legally appointed agent, can perform the work on behalf of the promisor. In certain cases, performance by a third party may be accepted. अगर आपने कोई भी third party का performance accept किया है, later on you cannot sue the promisor for non-performance. फिर माना जाएगा third party का performance valid performance है. Yes or no, guys? Yes. सक्सेशन और असाइनमेंट सेम है या अलग अलग है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइन. जब मैं असाइनमेंट की बात करती हूँ, असाइनमेंट के केस में ओनली योर राइट्स एंड बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी. बट जब सक्सेशन की बात करती हूँ, बोथ burden as well as benefit are transferred to the other party. Yes or no, guys? But now succession में भी debt मतलब liabilities, burden cannot exceed your rights. Rights मतलब assets.
आप क्या इनहेरेंट करते हो? आप उतने ही लाइबिलिटीज को इनहेरेंट करते हो जितनी एसेट्स है। अगर एसेट्स ज्यादा है क्या बात है, यू कैन कीप द सरप्लस, बट अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है, ज्यादा बर्डन को आप इनहेरेंट नहीं करते हो। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट मच ऑफ डेट, दैट मच ऑफ बर्डन, दैट मच ऑफ लाइबिलिटीज, हाउ मच, जितनी एसेट्स आपने इनहेरेंट करी है। यस और नो गाइज? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये मैंने आपको टेंडर परफॉर्मेंस में भी कहा था जब इंट्रोड्यूस किया था, और वापस से ये सेक्शन में रिपीट हुआ है। ये सेक्शन नंबर 38 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है प्रोमिसोर ने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम एट अ रीजनेबल प्लेस, promisee has been given a reasonable opportunity for inspection, but still promisee ने अगर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया तो इसमें प्रोमिसोर की कोई भी गलती नहीं है। प्रोमिसोर को वापस से परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली promisee cannot sue the promisor for non performance. yes or no guys? yes. अगला सेक्शन जो है वो बात करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। प्रोमिसोर ने ही परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया। पिछले सेक्शन में तो प्रोमिसोर टेंडर कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था। दिस इज द ऑपोजिट सेक्शन। यहाँ पे प्रोमिसोर जो है, याद कीजिए मैंने एक रेस्टोरेंट में बैंड वाले को अपॉइंट किया था फॉर 3 months के एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट आपको सिंग करके आना है। अब देखो 1 महीने वो आए, 2nd महीने के 1st वीक उन्होंने आना बंद कर दिया। अब ऐसे केस में अगर प्रोमिसोर ही परफॉर्मेंस देने के लिए रिफ्यूज कर देता है, प्रोमिसी मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है। 1, वी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। और सपोज अगर ऐसा हुआ है 2 वीक्स वो नहीं आए, 3रे वीक वो आना चालू कर दिया, देन ईदर बाय वर्ड्स or by conduct we can show that we are interested in the continuance of the performance of the contract. but चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है या चाहे आपने इंडिकेट किया है फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द परफॉर्मेंस, दोनों भी केस में क्या आप प्रोमिसोर से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? कितने डैमेजेस, दैट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस, बट पते की बात यह है आप डैमेजेस प्रोमिसोर से क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, very important concept, joint promisors and joint promisees. अगर एक से ज्यादा promisors है, jointly they are known as joint promise. They are liable in what proportion? Equal proportion. And are they jointly and severally liable? हाँ या ना? एक की अगर डेथ हो गई है, क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव along with the survivors will be liable to the creditor? सबकी डेथ हो गई है, तीनों भी जॉइंट, सपोज 3 है, ए बी सी जॉइंट प्रोमिसर्स, तीनों की भी डेथ हो गई है, क्या तीनों के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर हु इज मिस्टर डी? इसको कहते हैं डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। अगर क्रेडिटर ने एक पर्टिकुलर जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज किया है, is it also going to release the other joint promisors? No. देखो ये जो release है, it is only between the creditor and that promisor. But as regard the other joint promisors, this person is not released. They have still the right alive to accept the money from that promisor. Yes or no, guys? Next. इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है joint promisees का। किसका है? joint promise। तब ऐसे केस में जॉइंट प्रोमिसेस का राइट जॉइंट होता है और सेवरल होता है। एनी पर्सन कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। एक की डेथ हो गई है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द सर्वाइवर कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। सारे जॉइंट प्रोमिसेस की डेथ हो गई है, सारे जॉइंट प्रोमिसेस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। क्या कहते हैं इसको? डेवल्यूशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। सबसे पहली बात तो टाइम एंड प्लेस। टाइम दिया है नहीं दिया है, प्लेस
बताई गई है, नहीं बताई गई है। अगर समय दिया गया है, उसी समय के अंदर आपको परफॉर्मेंस देना होगा। समय नहीं दिया है, विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम इज यूजुअली द नॉर्मल बिजनेस आवर्स, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। प्लेस बताई गई है, नहीं बताई गई है। अगर बताई गई है, क्या बात है, जो प्लेस बताई गई है वहीं पे आपको परफॉर्मेंस अटेम्प्ट करना होगा। और अगर प्लेस नहीं बताई गई है, एट अ रीजनेबल प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस, व्हाट इज रीजनेबल टाइम एंड व्हाट इज रीजनेबल प्लेस विल बी डिसाइडेड एंड विल वेरी फ्रॉम केस टू केस बेसिस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो अगर आपकी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, no party is liable to perform until and unless the other party has given his performance. तो आपने आप चाय वाले के पास गए, उसने चाय दी, आप पैसे दोगे। अगर वो चाय नहीं दे रहा है, आपको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो साइमल्टेनियस प्रोमिसेस ऐसे ही परफॉर्म की जाती है, जैसे ही एक परफॉर्मेंस देता है दूसरा भी परफॉर्मेंस देगा। पहले वाला अगर परफॉर्मेंस देने से मना करता है, दूसरे बंदे को भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं। बट सवाल ये उठता है कि पहले कौन परफॉर्म करेगा, पहले कौन परफॉर्म करेगा। तो वन, फर्स्ट वी विल सी वेदर इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कि ये पर्सन पहले परफॉर्मेंस देगा, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप फॉलो करोगे। बट सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, देन माय डियर फ्रेंड्स, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी चीज रिक्वायर करता है उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस किया जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, यू अप्लाइड फॉर अ लोन इन मुथूट फाइनेंस। यहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा है कि पहले आप गोल्ड दोगे, फिर आपको लोन मिलेगा। सो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जहां पे हमें पता होता है कि पहले ये परफॉर्मेंस देता है और उसके बाद दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस देती है, करती है। यस और नो गाइस? यस। उसी में आगे जो है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। याद कीजिए शाहरुख और आमिर का एग्जाम्पल। यहां पे अगर ऐसा हो रहा है कि शाहरुख बार बार चेक लेके आमिर के पास आ रहे हैं, बट आमिर गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ शाहरुख खान। अब शाहरुख खान अगर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और वापस से परफॉर्मेंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बट अगर वो चाहे रिपीटेडली बार बार आमिर के पास जाएंगे टिल द टाइम आमिर इज नॉट गिविंग हिम द कार। यस और नो गाइस? यस। पहली पार्टी जिसने परफॉर्मेंस करना चाहिए था, अगर वही परफॉर्मेंस नहीं देती है, क्या दूसरी पार्टी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो गाइस? यस। अगर सपोज टाइम इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, याद कीजिए समर्थ की शेरवानी शादी की, टाइम इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और समय के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया गया है, डज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। दो चीजें समर्थ कर सकता है। वन, वो सब्यसाची को और ज्यादा समय दे सकता है, हाँ या ना, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है। बट अगर टाइम असेंशियल एलिमेंट नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते। यू कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस। यस और नो गाइस? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एंटर किया है टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, सपोज इट इज इम्पॉसिबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है। बट अगर इम्पॉसिबिलिटी सब्सिक्वेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कैसा है कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड है, हाँ या ना? यस। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाता है? सबसे पहली बात, 3 सेक्शंस का ये पर्टिकुलर पॉइंट है, 59, 60 एंड 61। अप्रोप्रिएशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी स्पेसिफिकली दिया गया है उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएशन किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं दिया गया है, क्रेडिटर अपने हिसाब से अप्रोप्रिएशन कर सकता है। सपोज क्रेडिटर ने भी अप्रोप्रिएशन नहीं किया, डेटर भी कुछ नहीं करता है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम, फर्स्ट इन विल गो आउट फर्स्ट। यस और नो गाइस? अकॉर्डिंग टू द फीफो मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
recession, alteration and novation. Novation means to enter into a new contract in substitution of the old contract. यहाँ पे parties same, terms change, या तो फिर terms same, parties change. अगर पार्टीज चेंज भी हो रही है, याद रखना एक पार्टी कॉमन है, इट इज ओनली द अदर पार्टी हु हैज बीन चेंज, और टर्म्स सेम है. पार्टी चेंज हुई है, पार्टीज नहीं, पार्टी चेंज हुई है, एक पार्टी कांस्टेंट है. इसको क्या कहते हैं? नोवेज. एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. रिसेशन मीन्स टू रिसाइन. जब हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हैं, हम उसको कैंसिल कर देते हैं, हम उसको टेक बैक कर देते हैं. यहाँ पे कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया जाता है, एंड वी नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है अल्ट्रेशन का है. अल्ट्रेशन में पार्टीज सेम है, टर्म्स चेंज हुए हैं, बट टर्म्स जो चेंज हुए हैं दे आर वेरी माइनर. अगर आप देखोगे नोवेशन में भी ऐसा था, पार्टी सेम, टर्म्स चेंज, बट नोवेशन में टर्म्स जो चेंज हुए हैं दोज आर मेजर टर्म्स का चेंजेस. अल्ट्रेशन में देयर इज अ वेरी माइनर चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस. कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है? कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है? पहला और सबसे ऑब्वियस पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. सेकंड, तो जिसको जो करना था उसने वो कर दिया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. सेकंड पॉइंट, बाय म्यूचुअल अग्री. अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो सकता है. डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सपोज जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब परफॉर्मेंस पॉसिबल था, बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले लॉ चेंज हो गया, अब ये चीज करना अलाउड नहीं है. क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया. अब चाहकर भी हम गुड्स को नहीं बेच सकते. या तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि वॉर डिक्लेयर हो गया और अदर कंट्री के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था अब वो एनिमी कंट्री बन गई, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है. Sometimes a contract is discharged by lapse of time. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लिमिटेशन एक्ट कुछ समय देती है कि उसी समय के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो. अगर वो समय खत्म हो चुका तो आपकी लीगल राइट्स भी खत्म हो चुकी है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को आप भूल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑफ अ पर्सनल स्किल और प्रॉमिस और की ही डेथ हो गई, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. और अगर कॉन्ट्रैक्ट को किसी पार्टी ने ब्रीच किया है, मतलब अब धोखा दिया है, अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, बट यस यू विल गेट द राइट अगेंस्ट द पर्सन हु हैज डिसीव्ड यू, बट अब परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है. प्रॉमिसी ने आपके परफॉर्मेंस को वेव ऑफ कर दिया है, उसके राइट को छोड़ दिया है, मतलब आपकी जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी है. एंड लास्ट पॉइंट सेज, लास्ट 2 पॉइंट्स है, अगर प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट किया है, नहीं, अगर प्रॉमिसी रीजनेबल कंडीशंस नहीं दे रहा है फॉर द परफॉर्मेंस, तो फिर प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. एंड इफ देयर इज अ लास्ट मर्जर ऑफ राइट्स, अगर ऐसा हुआ है inferior rights और superior rights coincide and they meet one and the same person, तब ऐसे केस में merger हो जाता है और inferior rights का contract discharge हो जाता है. पहले मैंने ये क्लासरूम रेंट पे ली थी, फिर मैं ये क्लासरूम खरीद लेती हूँ, तो inferior rights का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. अब रहेगा सिर्फ सेल ऑफ दिस क्लासरूम, परचेज ऑफ दिस क्लासरूम का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. यस और नो गाइस? यस. सो दिस वाज यूनिट नंबर 4 रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यूनिट नंबर 5, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच में क्या हुआ है? देयर इज अ फेलियर टू परफॉर्म बाय वन ऑफ द पार्टीज. जो भी पार्टी ने परफॉर्मेंस देने से मना किया है, वो पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है फ्रॉम द अदर पार्टी हु इज द अग्रीव्ड पार्टी. अब देखो, यही ब्रीच 2 टाइप का हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच.
बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर ब्रीच हुआ है, इट इज नोन एज एंड, कम ऑन टेल मी, एंटिसिपेटरी ब्रीच. ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हमने ब्रीच किया है उसको कहते हैं एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. चलो पहले हम देखते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच. अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच है, अगर आप चाहो यू कैन ट्रीट एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच. वन, यू कैन ट्रीट एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल, मतलब यू आर नॉट वेटिंग फॉर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. आज ही आपने क्या कर दिया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच मान लिया है. You need not wait till the date of performance. Immediate basis पे you can sue the other party and claim the damages. But now there is another option. You can wait till the date of performance. On the date of the performance हो सकता है promisor ने अपना वादा निभाया. Now you will be obliged to accept the promise. और अगर वो वादा नहीं निभा रहा है, now it has become an actual breach, you can sue for damages. But there is one more case which is coming in between. During the wait, अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void हो जाता है, एग्जाम्पल सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, then my dear friends you cannot even sue the other party for the damages. Yes or no guys? Actual breach. It is on the date of performance or during the performance. You can sue the other party on immediate basis and claim the damages. कितना ब्रीच हुआ है, पूरा या थोड़ा, उसके हिसाब से आप damages claim कर सकते हो. Yes or no guys? Yes. What are the remedies that you have in case of breach? One, you can file a case for damages. डैमेजेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहला है ऑर्डिनरी डैमेजेस. एनी डैमेज दैट इज अकरिंग इन द नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस. व्हाट इज द कैलकुलेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी डैमेजेस? मार्केट प्राइस माइनस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. Special damages, when the other party had the notice of certain special circumstances relating to the contract, और अगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, अब आप ऑर्डिनरी डैमेजेस तो क्लेम करोगे, प्लस अलोंग विद दैट ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का जो नुकसान हुआ है वो भी डैमेजेस आप क्लेम करते हो, उसी को कहते हैं स्पेशल डैमेज. विंडिक्टिव डैमेजेस या प्यूनिटिव डैमेजेस या एग्जेम्पलरी डैमेजेस दो ही केसेस में दिए जाते हैं. वन, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस to get married, yes or no guys, or wrongful dishonor of check. जब wrongful dishonor of check होता है, आपका loss of goodwill होता है और आपकी feelings hurt होती है, injure होती है जब किसी ने आपसे शादी का किया हुआ वादा तोड़ा है. हाँ या ना? Nominal damages are actually not even damages. That person has not even actually suffered real damages, but only to open other other courses of action. हमने यहाँ पे nominal damages को specifically specify किया है under the act. Damages for deterioration caused for delay usually happens in case of perishable goods. याद कीजिए वो कश्मीर के apples. और एक लास्ट है prefixed damages. नाम में लिखा है prefixed damages. prefixed damages prefixed damages मतलब ये damages are already prefixed in our contract. These can happen by either by way of liquidated damages or by penalty. अच्छा, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या ज्यादा हार्श है? पेनल्टी. मतलब कोई भी अनाप शनाप नंबर आपने डाल दिया है, बट लिक्विडेटेड डैमेजेस में देयर इज एन रीजनेबल एस्टिमेट एंड द अमाउंट हैज बीन रिटन. यस, प्रीफिक्स्ड है इसलिए तो उसको प्रीफिक्स डैमेजेस ही कहते हैं. बट डैमेजेस क्लेम करने के अलावा देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वन, यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया, अब किसी को भी कोई भी चीज का परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है. Suit for quantum merit. Quantum merit का मतलब होता है as much as is earned. क्या मतलब होता है? वापस से बता दो. As much as is earned. जितना आपने काम किया है उतने के लिए आप पैसे मांग सकते हो.
suit for specific performance. कभी अगर आपको ऐसा लगता है that damages are not an adequate remedy, you can file a case for स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इसके द्वारा पार्टी ने जो वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा. सूट फॉर इंजंक्शन, अगर किसी पार्टी ने कुछ चीज करने से मना किया था इन द कॉन्ट्रैक्ट और वो चीज वो करता है, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल एन इंजंक्शन ऑर्डर. इज लाइक अ स्टे ऑर्डर. अब कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आपको रोका जाएगा वो चीज करने से जो आपने कहा था कि मैं नहीं करने वाला हूं. Yes or no guys? So this is all about unit number 5 और लास्ट यूनिट है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन खत्म हो जाएगा रिलेटिंग टू कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, व्हाट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? Any contract जिसका performance is dependent upon happening or non-happening of a future uncertain event is known as a contingent contract. यहाँ पे दो basically events है, main event and collateral event. Main event का performance is dependent upon happening or non-happening of a future uncertain, और ये कोलैटरल इवेंट कोई भी पार्टी के हाथों में नहीं है. इक्वल चांस है कि इवेंट होगा, इक्वल चांस है कि इवेंट नहीं होगा. यस और नो गाइस? यस. और उसी के हिसाब से इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या तो परफॉर्मेंस होगा या तो परफॉर्मेंस नहीं होगा. कब आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा? याद कीजिए, डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग, डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग. टाइम इज मेंशन, टाइम इज नॉट मेंशन, टाइम इज मेंशन, टाइम इज नॉट. A1, A2, B1, B. क्या तुम्हें याद है? तो suppose contingent contract is dependent upon the happening of a certain event and time is mentioned. तो अगर वो इवेंट हुआ उसी समय के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं. सपोज कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग एंड टाइम इज नॉट मेंशन, तब ऐसे केस में द परफॉर्मेंस इवेंट अगर हुआ तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, मतलब एनफोर्सेबल है. और अगर सपोज ऐसी कोई घटना हो गई जिससे कि अब इवेंट होना इम्पॉसिबल है, शिप डूब गई, तो अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं. सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्मेबल ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट एंड टाइम इज मेंशन्ड, उसी समय के अंदर अगर वो इवेंट को करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, हाँ या ना. और अगर सपोज टाइम इज नॉट मेंशन्ड, तब ऐसे केस में रीजनेबल समय के अंदर अगर वो घटना घट जाती है, तब मतलब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, हाँ या ना. सपोज द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ऑन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. याद कीजिए, दीपिका पादुकोण, हाँ या ना. तब ऐसे केस में अगर वो ऐसी कोई चीज करती है लिविंग पर्सन कि जिससे वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं. और अगर आपने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया है विच इज डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता भी नहीं है, बेसिकली अग्रीमेंट ही वॉइड है, मतलब वॉइड एब इनिशियो. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वेगरिंग अग्रीमेंट? हाँ या ना. ये वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक्चुअली इट इज अ वेगरिंग अग्रीमेंट. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड एब इनिशियो है? बट वेगरिंग अग्रीमेंट void ab initio. Contingent contract may not contain reciprocal promises, but wagering agreement में reciprocal promises ही होते हैं. मैं जीती, you will give me 5,000. तुम जीते, I will give you 5,000. There is always reciprocal promise. Contingent contract में reciprocal promises होना necessary नहीं है. Uncertain event contingent contract में collateral है, बट वेगरिंग अग्रीमेंट में मेन इवेंट ही कॉन्टेंजेंट है, अनसर्टेन है, हाँ या ना.
Contingent contract may not be a wagering in nature, but wagering is always contingent in nature. Contingent contract mein parties are interested in the subject matter, whereas in the wagering agreement they are not interested in the subject matter. They are only interested in the betting amount, in the wager amount. हाँ या ना? Contingent contract is not based on gain or loss. बट वेगरिंग में एट द लॉस ऑफ वन द अदर पार्टी इज विनिंग. हाँ या ना? कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वेगरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब. quasi contracts are implied in nature. हाँ या ना? And they are created by operation of, basically they are based on the principle of equality, that no one shall enrich himself at the loss of another. Yes or no guys? यही कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है 5 टाइप के हो सकते हैं. तो ये हमने नहीं कहा है, ये कानून कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, कानून ने आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है या आपको कोई सर्टेन राइट्स दी है. सबसे पहला इज क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. अगर किसी माइनर को, इनसेन पर्सन के लिए आपने नेसेसरीज पे खर्चा उठाया है, यू कैन रिकवर दिस नेसेसरीज का अमाउंट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ दैट पर्सन. दैट पर्सन इज नॉट पर्सनली लायबल. However, lawmakers have given you a right to claim that amount. Payment by an interested person. Interested person ने पैसा दिया है. Legally, you have the right to claim that money from him. क्योंकि ये पैसा जो आप दे रहे हो, आपके लिए नहीं दे रहे हो, उस पर्सन के लिए दे रहे हो. Obligation of a person enjoying the benefits of a non-gratuitous act. किसी ने आपके लिए काम किया है, इस उम्मीद में क्या उसको इन रिटर्न कुछ मिलने वाला है, आपको उसे उस चीज के लिए पैसा, कंसिडरेशन देना ही पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. It is the responsibility of the finder of lost goods to find the true owner and return the goods back to him. However, अगर goods perishable है, they are losing a greater content, या ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपने गुड्स के 2/3 से ज्यादा खर्चा कर दिया है, यू कैन सेल द गुड्स एंड कीप द मनी विथ यू. हाउएवर आफ्टर दैट ट्रू ओनर आ जाता है, जो भी सरप्लस मनी बचा है आपको वो पर्सन को पैसा लौटाना पड़ेगा. हाँ या ना? आपने जितना भी खर्चा किया है ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए, वो खर्चा आप उससे मांग सकते हो. इनफैक्ट अगर उसने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, वो रिवॉर्ड भी मांगने का अधिकार आपको दिया गया है. और एक लास्ट है, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन. अगर आपने कोअर्शन में, प्रेशर में आके किसी को पैसा दिया है या गलती से किसी को पैसा दिया है, यू कैन क्लेम दिस मनी बैक. यस और नो गाइस? दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू वेरी मच. So this is all about the revision. I hope you like the revision. और अगर आपको ये revision अच्छा लगा है, please do like and comment, क्योंकि आपके likes और comments से मुझे motivation मिलता है ऐसे और videos upload करने के लिए. And I would like to thank all of you for all the love you have always shown towards me. And thank you, thank you, thank you, thank you so much. Stay inspired, stay blessed. All the very best.